हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू स्टडी आईएएस। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आपका हमारी पीटी 365 की सीरीज में, जहां पर हम इकोनॉमी के करंट अफेयर्स कवर कर रहे हैं। आज का अपना जो लेक्चर है उसको स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले आप अनअकैडमी के साथ जुड़कर अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं, प्रेपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। एंड अभी आपको फ्लैट 20% ऑफ मिल रहा है यूपीएससी सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो आप इस बेनिफिट को अवेल कर सकते हैं। एंड यू कैन ज्वाइन द अपकमिंग बैचेस जो कि 2024 के लिए आ रहे हैं। इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश में बेसिकली 13 अप्रैल को लॉन्च हो रहा है, यानी कि आज वो लॉन्च हो चुका है। वेयर एज हिंदी वाला जो है इट इज गोइंग टू लॉन्च ऑन 20 अप्रैल। तो अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो अभी अच्छा मौका है, ले सकते हैं। आरएम बैच के अंदर भी आप एनरोल कर सकते हैं, आज से ये पर्टिकुलरली बैच स्टार्ट हो गया है। ऑल्सो फाउंडेशन बैच फॉर यूपीएससी सीएससी 12 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है, तो आप इसके अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। ऑप्शनल आप इन सब वेरियस टीचर्स के थ्रू कहीं ना कहीं कवर कर सकते हैं। ऑल्सो फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम FSP इज ऑल्सो हियर, जहां पर जीएस की प्रॉपर कवरेज होगी। एंड ये 9 अप्रैल से चालू हो गया है। एंड ओवरऑल पूरी क्लासेस होंगी इसके अंदर, ठीक है, पूरा फाउंडेशन बैच है। तो इसके अंदर आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ऑल्सो यू कैन ज्वाइन दी ऑफलाइन ऑप्शनल क्लासेस एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, लॉ एंड मैथमेटिक्स के लिए एट अनअकैडमी आईएएस सेंटर। तो यहाँ पर आप अपनी ऑप्शन को भी कवर कर सकते हैं। चलिए, आज हमें एग्रीकल्चर का पोर्शन स्टार्ट करना है, तो उसी का पोर्शन हम कवर करेंगे। सबसे पहला हमारा टॉपिक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस या फिर एमएसपी। अब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव कर दिया है कि एक इंक्रीज हो सकता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर फॉर 6 रबी क्रॉप्स फॉर 2023 एंड 2024 का जो ईयर होने वाला है। अब देखो, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, पहले तो ये समझो, एक तरीके का प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म है जो कि फार्मर्स के लिए आया है एंड कहीं ना कहीं सेफ्टी नेट प्रोवाइड करता है फार्मर्स को कि गारंटेड प्राइसेस पर कहीं ना कहीं उनका जो प्रोडक्ट है उसको खरीदा जाएगा एंड अश्योर्ड मार्केट उनके प्रोडक्ट को जरूर मिलेगी। अब एमएसपी को स्टार्ट किया गया था 1966-67 के अंदर वीट के लिए पर्टिकुलरली ये आया था, बट उसके बाद ये फर्दर एक्सटेंड हुआ और सब फूड क्रॉप्स के लिए भी, एंड विच वाज देन सोल्ड टू द पुअर। एंड यही जो देखो प्रिक्योर किया जाता है ना, यही कहीं ना कहीं पुअर को सब्सिडाइज रेट पर थ्रू द पीडीएस सिस्टम और द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिया जाता है। अब इससे क्या होता है, एक तो सेव हो जाती है क्रॉप फ्रॉम द प्राइस फ्लक्चुएशन। अगर ऊपर नीचे हो रहा है, इन्फ्लेशन हो रहा है, उसका ज्यादा असर नहीं होता। अनवांटेड फैक्टर्स की वजह से, जैसे एकदम से मानसून ज्यादा हो गया, ठीक है, सपोज करो एक लानीना ईयर है, मानसून ज्यादा हो गया, एकदम से खेती बर्बाद हो गई, तो फ्लक्चुएशन जो है वो उनसे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बचा जा सकता है। ऑल्सो इन्फॉर्मेशन असिमेट्री है, अगर इन्फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रही तो उस जो जो एक हमें लूपहोल देखने को मिल रहा है उसको कहीं ना कहीं हम प्रेजेंट कर पाते हैं। अब इट इज फिक्स्ड ट्वाइस अ ईयर, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ठीक है। ये क्या है, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये रिकमेंडेशन देती है, इनके बेसिस पर ट्वाइस अ ईयर इसको फिक्स किया जाता है। पर देखो अप्रूव कौन करता है, ये यूपीएससी आपसे पहले भी पूछ चुका है। अप्रूव करता है कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, ठीक है। तो दोनों का याद रखना, सीएसीपी रिकमेंडेशन देता है, फिर कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स उसको अप्रूव करता है। अब सीएसीपी डिटरमाइन करता है एमएसपी को बेस्ड ऑन दी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द फार्मर, ठीक है। मतलब बेसिकली क्या पैसा, कितना पैसा लग रहा है, फार्मर ने भी तो अपनी सीड लगाया है, उसके ऊपर लेबर लगाई है ना, तो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय अ फार्मर, उसके बेसिस पर एमएसपी को देखा जाता है। फाइनल एमएसपी जो है वो खाली इसी को कहीं ना कहीं कंसीडर नहीं करती। एक तो होगा कि कितना एक्सपेंस लग रहा है, जिसको हम A2 बोलते हैं, इसके साथ साथ इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ द फैमिली लेबर भी लगता है। अब देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये सपोज करो एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर्स हैं। अब ये जो 5 मेंबर्स हैं ये चाहते तो कहीं और भी काम कर 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 अपना अलग अलग कमा सकते थे, अलग अलग फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, बट नहीं, दे चोज टू बी विद दैट पर्टिकुलर लैंड एंड सब कहीं ना कहीं एक ही लैंड के ऊपर लगे हुए हैं। तो कितना फैमिली का लेबर लग रहा है, कितना इम्प्यूटेड वैल्यू है, उसको भी कंसिडर किया जाता है। अब एक और डिमांड साथ में चलती रहती है कि देखो इन दोनों को तो कंसिडर कर ही रहे हो, इसके साथ साथ कॉस्टिंग मेथड को भी कहीं ना कहीं लेकर आओ, ठीक है। डिमांड हो रही है कि डिफरेंट कॉस्टिंग मेथड बेसिकली आना चाहिए, इसके अंदर कुछ और भी इंक्लूड होना चाहिए। अब कॉस्टिंग मेथड के अंदर क्या होता है, देखो सबसे पहले तो हमने A2 देख लिया। A2 का मतलब ये है जितना भी एक्सपेंस फार्मर का लग रहा है, जैसे सीड लगाया, फर्टिलाइजर लगाया, केमिकल लगाया, जितनी भी, अगर हो सकता है कि जगह ज्यादा थी तो लेबर को हायर करना पड़ा, फ्यूल लगाया, इरिगेशन लगाया, है ना, ये सब हो गया A2 के अंदर। फिर A2 प्लस FL, एक तो ये हो गया कि कितना एक्सपेंस लगा, इसके साथ साथ इम्प्यूटेड वैल्यू
कितनी फैमिली लेबर की लग रही है। अब C2 के अंदर ये डिमांड करी जा रही है कि A2 प्लस FL तो आप कर ही रहे हो, इसके साथ साथ रेवेन्यू फॉरगॉन ऑन दी ओन्ड लैंड रेंट एंड फिक्स्ड कैपिटल एसेट उसको भी कंसिडर करो। सपोज करो कि अगर उस पर खेती ना कर कर उसी पर्टिकुलर लैंड को आप कहीं ना कहीं लीज पे दे देते तो आपको कम से कम रेंट तो मिलता, आपको उसका फायदा तो मिलता, इंटरेस्ट तो मिलता, तो उसको भी कंसिडर किया जाए। इसकी डिमांड बार बार उठती रहती है। नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स, स्वामीनाथन कमेटी जिसको कहते हैं, उन्होंने रेकमेंड किया कि एमएसपी शुड बी एटलीस्ट 50% ज्यादा होना चाहिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन से। अब देखो ये फैक्ट बात भी है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जितना ही होगा तो फार्मर्स को फायदा क्या हो रहा है, थोड़ा बहुत तो ऊपर होना चाहिए, है ना। तो ये है। अब देखो सबसे पहले एक चीज देखो कि क्रॉप्स क्या कौन से कवर्ड होते हैं एमएसपी के अंदर, ये पूछे जा सकते हैं, पहले भी यूपीएससी डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ चुका है। 7 टाइप्स ऑफ सीरियल्स है जैसे कि पैडी, वीट, मेज, बाजरा, ज्वार, रागी एंड बार्ले। 5 टाइप्स ऑफ पल्सेस हैं, चना, अरहर, तुर, उड़द, मूंग एंड मसूर। 7 ऑयल सीड्स हैं, रेप सीड, ठीक है, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सोयाबीन, सनफ्लावर, सेसमम, और उसके बाद सनफ्लावर, फिर उसके बाद नाइगर सीड, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो फिर उसके बाद 4 कमर्शियल क्रॉप्स हैं जैसे कि कॉटन, शुगर केन, कॉपरा एंड रॉ जूट, ठीक है। तो ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। अब फैक्टर्स दैट आर कंसीडर्ड बाय सीएसीपी जिससे वो एमएसपी को फिक्स कर सके, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि हमने बात करेगी कितना लग रहा है, फिर डिमांड एंड सप्लाई कंडीशन क्या है उस पर्टिकुलर कमोडिटी की, उसको भी कंसिडर किया जाता है। फिर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल प्राइसेस ट्रेंड क्या चल रहा है, उस पर्टिकुलर कमोडिटी का कितना प्राइस है, कौन कौन सी मार्केट्स में, ये सब देखा जाता है। इंटरक्रॉप प्राइस पैरिटी देखा जाता है। उसके बाद टर्म ऑफ ट्रेड बिटवीन द एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चरल सेक्टर, इसको कंसिडर किया जाता है। फिर इम्प्लीकेशन ऑफ एन एमएसपी ऑन द कंज्यूमर ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है, कि क्या उसका इफेक्ट होगा, ये सब चीजें देखी जाती है कि कंज्यूमर के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है, कितना ज्यादा वो वैल्यूएबल है। अब देखो इससे रिलेटेड एक और चीज है, इससे रिलेटेड ये चीज है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड जो है उसको सेटअप किया गया था 2014 के अंदर अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कॉर्पोरेशन एंड फार्मर्स वेलफेयर। अब इसको इसलिए बनाया गया था जिससे कहीं ना कहीं बफर बना दिया जाए। ऐसा हो सकता है ना, कोई दिक्कत आ गई, कोई एकदम से आपदा आ गई तो क्या करोगे, तो यहाँ पर क्या है कि एक स्ट्रेटेजिक बफर बनाया जाए कमोडिटीज का, जैसे पल्सेस हो गए, अनियन हो गए, पोटैटो हो गए, जो कि ज्यादातर हमारी इंडियन हाउस होल्ड में कंज्यूम किया ही जाता है। तो इसको क्या करो, इसको कहीं ना कहीं इसका बफर बना दो जिससे प्राइस वॉलेटिलिटी आ रही है तो उससे बच सके, डिस्करेज कर सके हम होर्डिंग को, कि ये नहीं कि बस अपना सामान आपने भर भर के रख लिया, आप ये नहीं कर सकते, स्पेकुलेशन नहीं कर सकते। एंड ये कहीं ना कहीं प्रमोट करता है डायरेक्ट परचेज फ्रॉम द फार्मर या फिर फार्मर्स एसोसिएशन एट द फार्म गेट या फिर मंडी, तो कहीं ना कहीं फार्मर्स का ही फायदा हो रहा है ओवरऑल प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड से। अगला देखो, अगला टॉपिक है हमारा नैनो यूरिया। इससे रिलेटेड पहले भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। अब जो इफ्को है, इफ्को की जो नैनो बायो टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर है कलोल के अंदर, उन्होंने डेवलप किया है नैनो यूरिया। नैनो यूरिया जो है वो एक पेटेंटेड यानी पेटेंट मिला हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, ये एक पेटेंटेड केमिकल नाइट्रोजन फर्टिलाइजर है जिसके अंदर क्या है कि नैनो पार्टिकल्स है नाइट्रोजन के, अगर हम बात करते हैं 20 to 50 नैनोमीटर के, इतने छोटे छोटे हैं। अब न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी या फिर NUE प्रोपोर्शन होता है ऑफ द न्यूट्रिएंट जो कि यूज किया जाता है बाय द प्लांट्स, ठीक है। तो ऑफ नैनो यूरिया इट इज अराउंड 80%, तो मतलब अगर नैनो यूरिया का इस्तेमाल करते हो 80% यह है कि हाँ उसकी एफिशिएंसी होती है, अगेंस्ट 30 to 50% जो कि कन्वेंशनल हमें ग्रैन्युलर यूरिया के अंदर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि देखो छोटे पार्टिकल्स है, प्लांट्स आराम से इसको ऑब्जर्व कर पाता है। दिस इज बिकॉज नैनो यूरिया का हाई सरफेस मास रेशियो है, ठीक है। अगर हम सरफेस वाइज देखें तो इनका मास ज्यादा होता है क्योंकि काफी छोटे उसमें ये कहीं ना कहीं बढ़ जाता है एंड कंट्रोल मैनर में जो प्लांट है वो इसको कंज्यूम कर पाता है। अब इससे क्या होता है, इनहैंस होती है क्रॉप की प्रोडक्टिविटी टू ट्यून टू 8%। नाइट्रोजन अगर हम कन्वेंशनल यूरिया की बात करें वो बहुत बारी वेस्ट भी हो जाता है लीचिंग की वजह से, पानी ज्यादा भर गया, ठीक है, पानी नीचे चला गया, ग्राउंड वाटर में चला गया, लीचिंग हो जाती है, उसकी वजह से आधा जो नाइट्रोजन है जो सोर्स है वो तो देखो ऐसे ही चला जाता है। या फिर वोलेटाइजेशन हो गया, एमिशन हो रहा है नाइट्रस ऑक्साइड का इन दी एटमॉस्फेयर, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, इनकी वजह से क्या होता है नाइट्रोजन जितना प्लांट को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। तो नैनो यूरिया से कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत तो उसको अश्योर कर पाएंगे। नैनो यूरिया अलॉन्ग विद इंक्रीज प्रोडक्शन एंड ट्रेडिशनल यूरिया हेल्प करता है इंडिया को कि हम एलिमिनेट कर सकें यूरिया के इंपोर्ट को, है ना। यूरिया का अगर इंपोर्ट ज्यादा होगा, देखो एग्रीकल्चर हमारे देश के अंदर वैसे ही बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं रिच है, अगर इसमें भी हम यूरिया जैसी इतनी इंपॉर्टेंट एलिमेंट को बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे लिए ही बर्डन बढ़ेगा। वैसे ही देखो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का इशू रहता है,
करंट अकाउंट डेफिसिट का इशू रहता है, तो उसको क्यों इतना बढ़ाया जाए। अब बेनिफिट्स फ्रॉम इफकोस नैनो यूरिया क्या क्या है, हाई क्रॉप यील्ड देखने को मिली है, इनकम भी बढ़ती है फार्मर्स की, बेटर फूड क्वालिटी बढ़ती है, केमिकल फर्टिलाइजर यूजेज कहीं ना कहीं कम यूज करना पड़ता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, ऑल्सो इट इज वेरी इजी टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। अब गवर्नमेंट एम कर रही है कि वो आगे क्या लेकर आए, वो नैनो डीएपी लेकर आए, ऑल्सो एसएसपी यूरिया मिक्स लेकर आए 2023 के अंदर। अब देखो नैनो डाई अमोनियम फॉस्फेट ये जो है एंड अ मिक्सचर ऑफ सिंगल सुपर फॉस्फेट एंड यूरिया हेल्प करेगा कि हम कहीं ना कहीं जो इंपोर्ट डिपेंडेंसी है हमारी इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग उसको हम कम कर सकें, और देखो हमारे देश का ओवरऑल फायदा होगा। डाई अमोनियम फॉस्फेट क्या है, डीएपी एक प्रेफर्ड फर्टिलाइजर है हमारे देश के अंदर, क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन एंड फास्फोरस अच्छी खासी मात्रा में होता है, जो कि प्राइमरी मैक्रो न्यूट्रिएंट है जो कि चाहिए रहते हैं, पर देखो ये ज्यादातर इंपोर्ट करे जाते हैं, इसलिए जो डीएपी है वो हमारे लिए काफी जरूरी हो जाता है। एसएसपी की अगर हम बात करें, इट इज द मोस्ट पॉपुलर फॉस्फेट फर्टिलाइजर आफ्टर डीएपी जो कि देश के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। 3 मेजर इसके अंदर न्यूट्रिएंट है, फास्फोरस, सल्फर एंड कैल्शियम, अलॉन्ग विथ कुछ छोटे मोटे माइक्रो न्यूट्रिएंट जो कि प्लांट को जरूरत रहते हैं वो भी है। अब ये इंडिजिनियसली अवेलेबल है एसएसपी, अभी बात करी जा रही है कि क्या करो इनका एक मिक्स लेकर आओ, एंड नैनो डीएपी कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करने की बात करी जा रही है, ऑल्सो एसएसपी यूरिया का मिक्स लाने की बात करी जा रही है, जिससे फार्मर्स का फायदा हो, प्लांट्स का फायदा हो। अगला देखते हैं क्रॉप कल्टीवेशन। अब देखो इंडिया आपने देखा होगा, ठीक है, अगर आप द हिंदू लगातार पढ़ रहे हैं तो हर बार आ रहा था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स डिक्लेयर कर दिया गया 2023 को। अब इसलिए भी काफी जरूरी हो जाता है, मिलेट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो वो काफी ज्यादा जरूरी है। अब मिलेट क्या है, न्यूट्री सीरियल्स हैं या फिर सुपर फूड भी इनको कहा जाता है, क्योंकि काफी अच्छे मात्रा में न्यूट्रिएंट हमें इनके थ्रू मिल जाते हैं, प्रोटीन का सोर्स है, विटामिन ई का सोर्स है, आयरन, आयोडीन, एंटीऑक्सीडेंट्स इनका सोर्स है। ऑल्सो कहीं ना कहीं स्मॉल ग्रेन्ड सीरियल बड़े आराम से रेडिली अवेलेबल होते हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं फायदा है। और तो देखो हमारे देश के अंदर प्रॉब्लम क्या है कि स्पेशली अगर हम अपनी इंडियन हाउस होल्ड्स को देखें ना, जो लोग ज्यादातर नॉनवेज कंज्यूम नहीं करते, ज्यादातर ये देखा जाता है कि कार्ब्स रिच काफी वो कहीं ना कहीं डाइट कंज्यूम करते हैं, तो मिलेट्स कैन बी अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं। इंडिया सेलिब्रेटेड 2018 एज द नेशनल ईयर ऑफ मिलेट, ठीक है, तो 2018 को हमने नेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया था, एंड प्रपोज कि 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर कर दिया जाए बाय यूएन, एंड वो चीज हुई भी। अब मिलेट मैप ऑफ इंडिया आप देख सकते हैं, बड़ा सुंदर सा मैप आया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉक्सटेल मिलेट, फिंगर मिलेट, बार्नियार्ड मिलेट, फिर ब्राउन टॉप मिलेट, लिटिल मिलेट, कोडो मिलेट, पर्ल मिलेट, प्रोसो मिलेट, सोरगम, ठीक है, ये सब कहाँ कहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत अंदाजा आपको होना चाहिए, यूपीएससी घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब दे आर ग्रोन ऑन मार्जिनल लैंड, ड्राई एरियाज के अंदर ऑफ टेम्परेट, सब ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल रीजन, एंड दे आर यूज्ड एज द सीरियल क्रॉप या फिर ग्रेन ह्यूमंस के लिए, ऑल्सो फॉडर के लिए, एनिमल्स के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। मेजर मिलेट जो कि इंडिया के अंदर मिलते हैं, जैसे कि बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, फिंगर मिलेट जिसको हम रागी कहते हैं ना, ये सब काफी कंज्यूम किया जाता है हमारे देश के अंदर, राजस्थान के एरिया में भी काफी कंज्यूम ये किया जाता है। मेजर प्रोड्यूसर की बात करें तो राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, ये काफी जिसे कहते हैं ना काफी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं मिलेट्स को। अब प्रोडक्शन इन इंडिया की बात करें, ओवरऑल 80% ऑफ द एशियाज प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही होता है इनका, 20% ग्लोबल प्रोडक्शन होता है अगर हम ग्लोबली बात करते हैं। इंडिया रैंक करता है 5th इन द ग्लोबल मिलेट ट्रेड, बट इज लेस देन 1% ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्शन, तो इसको हमें रेज करना चाहिए। बेनिफिशियल है इन एलिविएटिंग माल न्यूट्रिशन, जो कि हमारे देश के अंदर अभी भी प्रॉब्लम है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी जो बच्चों में हो जाती है वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उसको डील करने में बहुत ज्यादा मदद करेगी। और अदर फीचर्स क्या है, देखो फायदा क्या है, तो ड्रॉट रेजिस्टेंट होते हैं, शॉर्ट ग्रोइंग पीरियड होता है, यानी कि बहुत टाइम लगा रहे हैं ग्रो होने में, ऑल्सो दे कैन सिक्वेस्टर कार्बन वेरी इजीली एंड असिस्ट करते हैं ये क्लाइमेट अडेप्टेशन में, एंड ट्रेडिशनल एसोसिएशन विद कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑफ ट्राइबल, ठीक है, कहीं ना कहीं ट्राइबल बहुत सारे हैं जो कि इसके अंदर इन्वॉल्व है, जैसे कि कर्नाटका के अंदर एक फेस्टिवल होता है कर्नाटका रागी हब्बा, ठीक है, ये सेलिब्रेट किया जाता है ट्राइबल कम्युनिटी के थ्रू, तो ट्राइबल कम्युनिटी भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। अगर हम मिलेट्स को कहीं ना कहीं बढ़ावा देंगे तो ट्राइबल लोगों का भी डायरेक्ट हमें फायदा देखने को मिलेगा। इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, तो नीति आयोग एंड वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इंडिया के अंदर लॉन्च किया मैपिंग एंड इनहैंस ऑफ गुड प्रैक्टिसेस इनिशिएटिव, जिसके अंदर ये था कि हम क्या करेंगे, मिलेट्स की प्रोडक्शन जो है उसके ऊपर ध्यान देंगे। मिलेट को नोटिफाई किया गया न्यूट्री सीरियल, एंड दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन पोषण मिशन अभियान,
ऑल्सो एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपेडा, उनका बेसिक यही एम है कि क्या करना है, हमें अचीव करना है 2000 करोड़ ऑफ मिलेट एक्सपोर्ट बाय द फाइनेंशियल ईयर 26, जिससे हम क्या कर सके, बेसिकली कैसे करेंगे, हम एक्सपोर्ट करेंगे वैल्यू एडेड मिलेट्स को एंड प्रोसेस्ड ऑर्गेनिक मिलेट प्रोडक्ट्स को एटलीस्ट 200 कंट्रीज। तो ये दिस इज समथिंग वी वांट टू अचीव, या वी आर बेसिकली थिंकिंग अबाउट कि नहीं, हमें 100 से ज्यादा कंट्रीज को कहीं ना कहीं हमें मिलेट्स प्रोवाइड करना है, एंड अपनी अगर देश के अंदर अच्छा खासा ग्रो कर रहा है तो क्यों ना इसको एक्सपोर्ट करो। तो ये हमारी थिंकिंग है। अब अपेडा की बात करें, स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985 इसको बनाया गया। ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ऑल्सो इसका मेन काम यह है कि मार्केट को देखना, डेवलपमेंट देखना मार्केट को, ऑल्सो अपग्रेडेशन देखना इंफ्रास्ट्रक्चर का, क्वालिटी बढ़ना, एक्सपोर्ट होना चाहिए एग्रो प्रोडक्ट्स का, जितना ज्यादा होगा उतना बेटर होगा देश के लिए, इन सबको अपेडा देखता है। अगला टॉपिक है हमारा राइस या फिर पैडी एक्रिएज। अब देखो एक्रिएज का मतलब होता है एक पर्टिकुलर एरिया जहां पर कोई पर्टिकुलर एक आइटम उगाया जा रहा है। अब राइस एग्रीएज की अगर हम बात करें, एज ऑफ जुलाई 15 यहाँ पर डेटा है 2022 का कि 17.4 हमें देखने को मिला, विच इज डाउन देन द लास्ट ईयर। तो लास्ट ईयर में ज्यादा कवरेज था, अभी इतना है नहीं। एंड ये वजह क्या है, वजह है मॉनसून रेंज जो है वो इतनी ज्यादा अच्छी खासी नहीं हुई। अगर हम स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया की बेल्ट की बात करते हैं, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, यहाँ पर जितनी अच्छी मॉनसून होनी चाहिए थी वो इतनी नहीं हुई, जिसकी वजह से हमें जो राइस एक्रीएज है वो कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर हमें कम देखने को मिला। अब राइस कल्टीवेशन इन इंडिया आपके लिए जरूरी है, आपने ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा। राइस क्या है, खारिफ क्रॉप है, ठीक है। पैडी जिसको हम कहते हैं, हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है उसको, 21 से 37 डिग्री सेल्सियस थ्रू आउट द लाइफ पीरियड ऑफ क्रॉप कहीं ना कहीं इसको चाहिए रहता है। हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, सनशाइन बहुत ज्यादा चाहिए, ऑल्सो सप्लाई ऑफ वाटर काफी ज्यादा होना चाहिए, अबव 100 सेंटीमीटर होना चाहिए। एंड ये ज्यादातर ग्रो करता है एल्यूवियल क्लेई सॉइल में, क्योंकि वाटर रिटेंशन इसको जरूरत रहती है इसको ग्रो होने के लिए। अब प्रोडक्शन इन इंडिया की बात करें, इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट राइस प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, ठीक है, जो कि लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। एंड इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ द राइस। अगर हम बात करते हैं, ग्लोबल शेयर हमारा मोर देन 40% का है। दस द ऑप्शन फॉर इंपोर्ट ऑफ राइस अगर हम देखें हमारे देश के अंदर लिमिटेड है। चलो कुछ तो अच्छी बात है। अब मेथड ऑफ राइस कल्टीवेशन बात करें तो बहुत सारे मेथड्स हैं, ये याद रखना यूपीएससी पूछ सकता है ये मेथड्स कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, किसके प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो ट्रांसप्लांटेशन हो गया, ड्रिलिंग मेथड, डायरेक्ट सीडेड मेथड या सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इन सब का इस्तेमाल किया जाता है राइस की कल्टीवेशन के लिए। ये जो सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन है, ये एक मेथड है जिससे क्या किया जाता है, कोशिश ये है कि हम प्रोडक्टिविटी एक इरिगेटेड राइस की, जो कि पहले से इरिगेट हो चुका है, एक इरिगेटेड राइस की हम प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सके। कैसे, जिससे हम एक तरीके से क्या करते हैं, मैनेजमेंट ऑफ द प्लांट्स में चेंजेस लाते हैं, सॉइल में, वाटर में, न्यूट्रिएंट में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, जिससे उनकी जो रूट ग्रोथ है वो स्ट्रांग हो, ऑल्सो बेटर हो। तो ये सब इस्तेमाल होता है। अब राइस वेराइटी इन न्यूज की अगर हम बात करें तो बासमती राइस, क्योंकि जीआई टैग से रिलेटेड इनका इशू चल रहा था, तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूशन ने डेवलप किया न्यू वेराइटीज, जो कि कहीं ना कहीं क्या करती है, सबसे पहले तो दो कॉमन डिजीजेस जो कि पैडी को हो जाती है, एक बैक्टीरियल है एक फंगल, ऑल्सो हर्बिसाइड, ठीक है। ये इनका एक तरीके से इनको मद्देनजर रखते हुए इनको ग्रो किया गया है कि ये जो डिजीजेस हैं ये उनको हार्म नहीं करेंगी। ऑल्सो हर्बिसाइड्स कहीं ना कहीं इसके अंदर पहले से इन्फ्यूज होगा, ठीक है। ये है ऑल्सो 35% ऑफ द वाटर कहीं ना कहीं सेव हो जाता है एज डायरेक्ट सोइंग ऑफ राइस मेथड इज यूज्ड, ठीक है। ऑल्सो स्टेट विद द जीआई टैग फॉर बासमती कौन कौन सी है, तो जम्मू एंड कश्मीर को, सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स को कहीं ना कहीं मिला है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, ठीक है, वेस्टर्न एरिया की अगर हम बात करते हैं, ऑल्सो उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, चाइना ने डेवलप किया एक पेरेनियल राइस वेराइटी को, एंड ये जो राइस वेराइटी है इसका नाम है PR23। मेन बात क्या है, इसको बार बार प्लांट करने की जरूरत नहीं है, हर साल एक बार ही अगर ये ग्रो हो गया 4 साल तक ये वहीं रहने वाला है, ठीक है, क्योंकि इसके रूट जो है वो काफी स्ट्रांग होते हैं। पर मेन बात क्या है कि इसको 2 बार से ज्यादा कहीं ना कहीं आपको रेगुलरली आपको इनको हर्बिसाइड का ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ज्यादा इनके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी। ऑब्वियस की बात है कि अगर 4 साल के लिए आप किसी राइस वेराइटी को रख रहे हो तो उस पर कीड़े भी लग सकते हैं, तो हर्बिसाइड्स एंड ऑल का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। पर ये जो है PR23 यूपीएससी पूछ लेगा क्या है, आप सोचोगे अरे हो सकता है हमने कुछ डेवलप किया है, नहीं, चाइना ने डेवलप किया है, इट्स अ राइस वेराइटी। अगला देखो काला नमक राइस। काला नमक राइस की अगर हम बात करते हैं तो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट
ने सक्सेसफुली डेवलप किया है दो छोटे ड्वार्फ वैरायटी ऑफ काला नमक राइस को। दोनों का नाम कहीं ना कहीं हमारे प्राइम मिनिस्टर से रिलेटेड है, पूसा नरेंद्र काला नमक 1638, ऑल्सो पूसा नरेंद्र काला नमक 1652। दोनों याद रखना, ठीक है। ऐसे याद रखना कि काला नमक राइस का थोड़ा सा हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से नाम मिलता जुलता है, ठीक है। ऐसे इनका नाम कहीं ना कहीं लेकर आए। अब दीज वेराइटीज रिजॉल्व द इशू ऑफ लॉगिंग, जो वाटर लॉगिंग का इशू हो जाता है, अगर आप इनको ग्रो करते हो कहीं ना कहीं इसको वो रिजॉल्व करता है। काला नमक राइस जो है इसको बुधा राइस भी कहते हैं एंड सेंटेड होता है, ये इनकी एक प्रोमिनेंट खुशबू होती है। वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड शॉर्ट ग्रेन कहीं ना कहीं राइस हमें ये देखने को मिलती है। अनयूजुअल ब्लैक हस्क होता है इनका, ठीक है। तो ऊपर की कवरिंग जो होती है ब्लैक देखने को मिलती है। दे आर वेरी रिच इन माइक्रो न्यूट्रिएंट जैसे कि आयरन, जिंक, एंड ये हेल्प करता है जिससे हम प्रिवेंट कर सके एल्जाइमर को। अब देखो एल्जाइमर क्या है, एल्जाइमर एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जिसके अंदर जो ब्रेन सेल्स हैं या तो डिग्रेड होने लग जाते हैं, मरने लग जाते हैं। ज्यादातर ओल्डर एज में हमें ऐसी कुछ सिचुएशन होती हुई नजर आती है, ठीक है। तो इसको ये प्रिवेंट कर सकता है एंड इसको जीआई टैग मिला 2013 के अंदर फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर काला नमक राइस जो है उसको जीआई टैग मिला है। अगला देखो DRR धान 60, साइंटिस्ट एट द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ राइस इंस्टीट्यूट, उन्होंने क्या किया, उन्होंने डेवलप किया है पैडी वैरायटी को जो कि कहीं ना कहीं एटलीस्ट 30% लोअर फास्फोरस की रिक्वायरमेंट रखती है। अब DRR धान 60 फर्स्ट राइस की वैरायटी है, ये जरूर याद रखना, ये भी धार, ठीक है, धान धान से याद रखना, ठीक है, धान, DRR धान 60 राइस वैरायटी है कंट्री के अंदर जो कि लो फास्फोरस टॉलरेंस रखती है फॉर एनी क्रॉप। एंड धान 66, धान 65, WGL1487 आर अदर वेराइटी जो कि सेम बेनिफिट प्रोवाइड करती हैं। फास्फोरस क्यों जरूरी है, फास्फोरस की मैक्रो न्यूट्रिएंट है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी स्टोरेज एंड ऑल्सो ट्रांसफर इन विद इन द सेल्स, ठीक है, जो भी होता है उसके लिए काफी मदद करता है। तो इट्स अ मैक्रो न्यूट्रिएंट। ऑल्सो रूट डेवलपमेंट में मदद करता है, ग्रेटर नाइट्रोजन अपटेक हो जाता है इसके थ्रू। ऑल्सो हायर ग्रेन प्रोटीन यील्ड में हमें देखने को मिलती है, जिनका भी यहाँ पर हमें देखने को मिला है कि हाँ फास्फोरस का इंटेक काफी अच्छा खासा। अगला देखो, अगर हम बात करते हैं शुगर केन प्रोडक्शन की इंडिया के अंदर, तो इंडिया बिकेम वर्ल्ड्स बिगेस्ट शुगर प्रोड्यूसर 2021-2022 की बात करते हैं, फॉलोड बाय द ब्राजील। अब इंडिया इमर्ज हुआ है एज द वर्ल्ड्स सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर, अर्निंग नियरली 40,000 करोड़। हमें फॉरेन एक्सचेंज के रिगार्डिंग अगर हम देखें इतना हम किए हैं, ठीक है। तो वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ शुगर हम कहीं ना कहीं उभर कर आए हैं। अब देखो क्लाइमेटिक कंडीशन शुगर के लिए क्या क्या जरूरी है, तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की जरूरत है। एवरेज टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 21 से 27 डिग्री तक होना चाहिए। 75 to 150 सेंटीमीटर रेनफॉल फेवरेबल होती है इनके लिए। ऑल्सो इनको कैसा चाहिए, मॉइस्चर रिटेंटिव सॉइल चाहिए जो कि मॉइस्चर को कहीं ना कहीं रख सके, इसलिए डीप रिच जो लोमी सॉइल होती है वो इनके लिए काफी आइडियल होती है। स्टेट लेवल शिफ्ट की अगर हम बात करें तो नॉर्दर्न शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट ने रिकॉर्ड किया 42% इंक्रीज। अगर हम इनकी आउटपुट की बात करते हैं तो ये अच्छा है, बट देखो सदर्न स्टेट्स की यहाँ पर बात करें तो इनके आउटपुट में हमें गिरावट देखने को मिली है 32.4%, ठीक है। इट बेसिकली डिक्लाइंड अगर हम बात करते हैं एनएसएसओ की रिपोर्ट की। मीनवाइल शुगर केन आउटपुट इन द 5 सदर्न स्टेट आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ये डिक्लाइन कर दिया। अमंग स्टेट्स महाराष्ट्र जो है वो आगे निकल गया उत्तर प्रदेश से टू रीगेन द पोजीशन एज इंडिया टॉप शुगर प्रोड्यूसर आफ्टर द 5-year गैप। तो महाराष्ट्र ने कहीं ना कहीं बाजी मार लिया उत्तर प्रदेश के कंपेयर में अगर हम देखते हैं। अब देखो उत्तर प्रदेश के अंदर एकदम से कम कैसे हुआ, सबसे पहला तो ये कि ये जो एथेनॉल ब्लेंडिंग, जो एथेनॉल का प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, उन सब की वजह से भी कहीं ना कहीं हाई डाइवर्जन हुआ है शुगर केन का। फिर क्रॉप लॉस देखने को मिला क्योंकि एक्सेस रेन हो गई या फिर रेन कुछ कुछ जगह पर हुई नहीं, तो दोनों की वजह से वाटर लॉगिंग का इशू हो गया। ऑल्सो मोस्ट ऑफ द केन एरिया इज प्लांटेड अंडर सिंगल वेराइटी जो कि है को 0238, जिसकी वजह से क्या होता है, जो पर्टिकुलर लैंड होता है, जगह होती है, उसमें फंगल डिजीज हो जाती है, जिसके बाद आप फर्दर उसके अंदर शुगर केन को कहीं ना कहीं आप उगा नहीं पाते। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब देखो इंडिया की मैप की अगर हम बात करें तो जो लाइटर शेड में आपको देखने को मिल रहा है ना, उत्तर प्रदेश का एरिया देख लो आप, ठीक है। आप यहाँ पर थोड़ा सा गुजरात का एरिया भी देख सकते हो, फिर सदर्न स्टेट्स में देखो, ये सब शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं। Or why southern states have performed were preferred with respect to the sugarcane production, क्यों प्रेफर किया जाता है southern states को? पहले तो यह है मिल्स है southern इंडिया के अंदर, न्यू है एंड ऑल्सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी वहां पर इस्तेमाल हो रही। दूसरा ये फेवरेबल कंडीशन है शुगर की एक्यूमुलेशन के लिए।
तीसरा, ये ब्लैक सॉइल वहां पर काफी ज्यादा अवेलेबल है एंड इज मोर फर्टाइल एज कम्पेयर टू द एल्यूवियल सॉइल, जो कि ज्यादातर हमें नॉर्दर्न प्लेन्स में देखने को मिलती है। यहाँ पर सनशाइन काफी अच्छी मिल जाती है, कूल नाइट्स होती हैं विद द क्लियर स्काई। ऑल्सो लैटिट्यूडनल पोजिशन ऑफ दिस पर्टिकुलर एरिया, ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से शुगर केन प्रोडक्शन अच्छे से हो पाती। अगले लेक्चर में हम कॉटन कल्टीवेशन से कवर करेंगे, ठीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा, नीचे लाइक का बटन दबा देना। ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल स्टडी आईएएस। ऑल्सो चैनल पर आपको सिंगुलर वीडियोस मिल रही हैं करंट अफेयर्स की, उनको जरूर कवर करा करो। एंड उन छोटी छोटी वीडियोस से क्या होगा, आप करंट अफेयर्स से कहीं ना कहीं अवगत रहेंगे, आपको पता रहेगा कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना, तो इसलिए आप उनको कवर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं कल। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड।